नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी रचना इस पत्र में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें कथा मंजरी पाठ्यपुस्तक लगी हुई है। इसमें संकलित यशपाल की कहानी समय की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैं यशपाल जी का परिचय दे चुकी हूँ। इस वीडियो में हम उनकी कहानी समय की चर्चा करेंगे। इस कहानी की चर्चा के 3 भाग हैं जो कि 3 वीडियो में पूरे होंगे। आज के पहले भाग में हम कहानी के कथानक और चरित्र चित्रण पर बात करेंगे। दूसरे भाग में देश काल वातावरण व संवाद पर बात करेंगे और तीसरे व अंतिम भाग में उद्देश्य व शैली की चर्चा करते हुए संपूर्ण रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। तो आज बात करते हैं समय कहानी के कथानक की। कथानक वह ढांचा होता है जिस पर कि कोई कहानी खड़ी होती है, कहानी या उपन्यास खड़ा होता है। जैसे कि अगर हम किसी के मूर्ति बनाना चाहें तो पहले एक लकड़ियों का या फिर किसी ठोस चीज़ का ढांचा बनाएंगे जो कि हड्डियों का काम करेगी और फिर उस पर हम मिट्टी या किसी पदार्थ का लेप लगाएंगे कि वो पुतला तैयार हो सके। तो वैसे ही कथानक जो है वो किसी कहानी या उपन्यास का अंदरूनी ढांचा होता है जिस पर कि वो कहानी तैयार होती है। समय कहानी, जैसा कि शीर्षक से ही आपको पता चलता है कि समय के बारे में कोई बात होगी। तो इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति की बात है जो कि रिटायर हो चुके हैं। यशपाल उषा प्रेमवंदा जी की कहानी वापसी, वो भी कुछ इसी तरह से मिलती जुलती है कि रिटायरमेंट के बाद या एक उम्र वृद्धावस्था आ जाने पर कैसे कैसे बदलाव आते हैं व्यक्ति के जीवन शैली में और उसके आसपास की दुनिया में, उनके व्यवहारों में। वैसा ही इस कहानी में भी है। समय कहानी में ये मैं शैली में लिखी गई कहानी है और इसमें जो पापा जी और अम्मी जी ऐसे करके और मैं करके इसमें बात की गई है। तो जो पापा जी हैं, जो पात्र हैं, वो रिटायर होने से कुछ समय पहले से ही वो चिंतित है कि रिटायर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं मन में ये डर है कि अनुपयोगी हो जाने की भावना है कि समाज के लिए या घर परिवार के लिए एक व्यर्थ की वस्तु मैं बन जाऊंगा। परंतु फिर अपने ही आपको वो खुद ही ढाढ़स भी बंधाते हैं कि रिटायर होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, एक जो दबाव रहता है काम का वो ख़त्म हो जाएगा। आने जाने का जो समय सीमा रहती है, कितने समय तक दफ्तर जाना है आना है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम अपनी इच्छा से तो कुछ ना कुछ रचनात्मक कर ही सकते हैं। और इसी को सोचकर उन्होंने योजना बनाई थी कि रिटायर होने के बाद मैं अपने प्रशासनिक अनुभवों का उपयोग करते हुए एक पुस्तक लिखूंगा और वह काम उन्होंने शुरू भी किया। तो यहाँ पर मुख्यतः कहानी में ये बताया गया है कि जो समय है कि यानी कि वृद्धावस्था आ गई है पापा जी पर, परंतु वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इस कारण से वो छड़ी लेकर के कभी भी बाज़ार नहीं जाते हैं या घूमने नहीं जाते हैं। अगर छड़ी लेते भी हैं तो उसको हाथ में ऐसे पकड़े रहते हैं, उसको टेक कर नहीं चलते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में ये बुढ़ापे की निशानी है या बुजुर्गपन की निशानी है। बेशक उनकी आंख से धुंधला दिखने लगा है, क्योंकि समय है तो वो तो अपना असर दिखाएगा ही। उम्र बढ़ेगी तो आंखों से कम दिखना, शरीर में कमजोरी आना या बीमारियां कई तरह की लगना, तो ये सब तो होगा ही, परंतु वो अपने आप को उस तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हमेशा अपने साथ किसी न किसी बच्चे को अपने लेकर के बाजार जाते हैं। और इसके 2 कारण लेखक ने गिनाए हैं कि पहला तो ये है कि उनको युवकों की संगति अच्छी लगती है और दूसरा कारण जिसको कि पापा जी प्रकट नहीं करना चाहते हैं वो है कि उनको कुछ धुंधला दिखाई देता है और कहीं वो छड़ी लेकर चलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहीं वो रास्ते में गिर ना जाएं तो वो किसी न किसी बच्चे को साथ लेकर चलते हैं कि सहारा भी रहेगा और अच्छी संगति भी हो जाएगी। परंतु उन्हें ताज्जुब तब होता है जब
उनकी बेटी मंटू मना कर देती है बाज़ार जाने से। वो भी सीधे सीधे मना नहीं करती है। वो पुष्पा अपनी बहन से कहती है कि कौन बुड्ढों के साथ बोर होने जाए। तो ये बात उनके दिल पे बहुत लगती है और एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ वो बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं अतीत की बात कि जब वो मंटू छोटी सी थी और ये पापा जी अपनी पत्नी के साथ बाज़ार जाने की तैयारी करते थे और बच्चों को ले जाना इन्हें पसंद नहीं था। तो यही मंटू जिद कर कर के और मम्मी के कमर से पकड़ के रो रो कर जिद कर रही थी कि बच्चों को भी बाज़ार कभी तो ले जाया कीजिए। और उसी बात का असर था कि उसके बाद पापा जी अपने साथ साथ कभी कभी बच्चों को भी ले जाने लगे थे। इस घटना के बाद उन्होंने, जो कि कभी छड़ी टेक कर नहीं चलते थे, उन्होंने अपनी पत्नी से छड़ी मंगवाई और लेखक ने ही वो, जो मैं है कहानी में, उसने ही वो छड़ी दी और उसको टेक कर वो जाने लगे। जो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया, यानी अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया और बदलते परिवेश को स्वीकार कर लिया कि वो जो बच्चे बचपन में जिद करते थे, ललायत रहते थे उनके साथ बाहर बाज़ार जाने के लिए, वो अब उनकी अपनी अलग दुनिया है, एक अपना अस्तित्व है और वो उनके साथ बोर महसूस करते हैं, यानी कि उनको अच्छी नहीं लगती अपने पिता की संगति। तो इस तरह से इस कहानी में यशपाल ने दिखाया है कि समय को किस तरह से कितना भी आप कोशिश करें लेकिन आपको स्वीकार करना ही होता है समय को और अपनी उम्र को, अपनी परिस्थितियों को। ये कथानक बहुत ही छोटा सा कथानक है, परंतु इसी पर बहुत ही संवेदनशील ये कहानी बुनी गई है। इसके बाद चरित्र चित्रण की बात करें तो बहुत कम इसमें पात्र, कुछ तो पात्र हैं केवल नाम के लिए हैं। मुख्य रूप से मैं, जो कहानी कह रहा है वो मैं, उसके बाद पापा जी, अम्मी जी और उनके जो भाई बहन है मंटू, गोगो और चचेरी बहन पुष्पा, यही सब कुछ एक बहुत कम पात्र हैं। और इसमें जो पापा जी का जो चरित्र है वो बहुत ही एकदम निहायत चुस्त दुरुस्त व्यक्ति और जो बिल्कुल शान से ज़िंदगी जीने वाला, ऐसा दिखाया है लेखक ने। क्योंकि वो जब तक नौकरी में थे तो गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाना घूमने के लिए और शाम को रोज़ पत्नी के साथ बाज़ार जाना, मतलब एक बहुत ही अच्छे से और जीवन जीने वाले, जो कि कहते हैं कि बहुत ही संपन्न थे भी और वो आनंदमय रूप से जीवन जीते थे। ऐसा चरित्र है पापा जी का। जब वो नौजवान थे तो बच्चों को साथ ले जाना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि इससे उनको लगता था कि हमारे घूमने फिरने में खलल पड़ेगा, बच्चे जिद करेंगे कुछ कुछ सामानों को देखकर। तो ये जो उनकी स्थिति थी कि बच्चे ना जाएं और बच्चों को नौकरों के साथ इधर उधर भेज देते थे अपने बाज़ार जाते समय, वही उनके वृद्धावस्था में वो वही परिस्थिति उनके सामने आती कि अब बच्चे खुद नहीं जाना चाहते हैं। उस समय वो नहीं चाहते थे कि बच्चे मेरे साथ जाएं और मैं अपने अच्छे से घूमूं फिरूं, पत्नी के साथ आनंद लूं घूमने फिरने का। और वही स्थिति अब जब वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बच्चा उनके साथ जाए, क्योंकि बीवी भी लाचार हो चुकी हैं पैरों से, तो वो भी रोज़ नहीं जा सकती हैं, तो अब बच्चे खुद उनसे कन्नी काट रहे हैं। और इसी पर उनको वो एक घटना भी याद आती है कि किस तरह से बच्ची छोटी थी तो जिद करती थी जाने के लिए और आज वही बच्ची कह रही है कि कौन जाए बोर होने के लिए। तो इस तरह से और अन्य कुछ महत्वपूर्ण चरित्र नहीं हैं। अम्मी हैं जो साधारणतः एक भारतीय नारी की तरह घर परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी पात्र केवल सूचना मात्र के हैं, उनका कोई खास इसमें चरित्र चित्रण नहीं हो सकता है। तो इस भाग में हमने चरित्र चित्रण या पात्र योजना और कथानक की चर्चा की। अगले भाग में हम इस कहानी के देश काल वातावरण व संवाद की बात करेंगे। इसमें से मुख्यतः एक तो कथानक संबंधी प्रश्न बनता है कि कथासार लिखें, उसके बाद पापा जी का चरित्र चित्रण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप अवश्य तैयार कर लें। वैकल्पिक प्रश्नों में भी इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं पापा जी के विषय में या चरित्रों के विषय में या कथानक के विषय में। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।